नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं अनुपम और आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले ही अपराधियों में खौफ दिखने लगा है। शामली में 18 अपराधियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। गौ तस्करी के आरोप में सभी फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की वजह से अपराधी खुद थाने में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, साथ ही आगे अपराध नहीं करने की कस्में भी खा रहे हैं। आप पेश आए हो, आप किस लिए थाने में आज? सर अपराधों से बिल्कुल तौबा कर रहे हैं। 18 ऐसे अपराधी जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, जिन पे गोवध अधिनियम के मामले दर्ज हैं और जिसमें से कई सारे लोग गैंगस्टर हैं और जिनकी हिस्ट्री शीट भी बहुतों की खुली है और जिनके आपराधिक इतिहास है, उनके द्वारा स्वयं आज थाने पर आकर उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि वो भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण भव्य होगा। शपथ ग्रहण में आने वाले मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है। इकाना स्टेडियम में तैयारियां आखिरी चरण में है। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं और कितने लोग शपथ ग्रहण में आएंगे, आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी जारी है। पार्किंग, हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हम इस वक्त उस जगह पे हैं जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ एक हेलीपैड बन रहा है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कराया जाएगा। मेरे ठीक पीछे एक हेलीपैड और बन रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कराया जाएगा। मेरे दाहिनी तरफ ये जो स्थान है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और लैंड करेगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर इकाना के ठीक पीछे ये जो उनका फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। मतलब कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण में कई बड़े वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है, जबकि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये अपना विचार परिवार के भी लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो दूसरे राज्यों के भी प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में जाते हैं, लगते हैं, अपना समय देते हैं, परिश्रम करते हैं। तो जो लोग भी प्रवासी के रूप में आकर के यहाँ समय दिए हैं, परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं, उनका इस जीत में योगदान है। इसलिए निश्चित रूप से पार्टी उन लोगों को भी जो इसमें सादर आमंत्रित कर रही है, उनको भी जो है बुलावा भेज रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 लोग शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं 250 वीवीआईपी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, जिसे देखते हुए इकाना स्टेडियम के बाहर पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इकाना स्टेडियम के बाहर 7,000 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था की जा रही है। पेन पार्किंग, ये एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी। खास तौर पर वीवीआईपीज के लिए ये पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा क्या कहीं और भी कोई पार्किंग? 4 पार्किंग ऐसे और हैं। 4 पार्किंग है, चारों कोने पर है। जैसे कोई सीतापुर जा रहा है, कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस में पकड़ के आ रहा है, कोई सुल्तानपुर जा रहा है, तो हर जगह हर मोड़ पे उसको पार्किंग दी जा रही। इकाना स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी के आने जाने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है और आज एसपीजी ने इकाना स्टेडियम की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। कल अमित शाह लखनऊ में मौजूद होंगे। कल विधायक दल की बैठक होनी है, नेता चुना जाना है। इसके बाद परसों भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जिसके लिए संगठन से लेकर सरकार तक जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं लखनऊ के इसी इकाना स्टेडियम में, जहां पे 75,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल और तमाम बीजेपी के वो चेहरे जो पूरे देश में देखे जाते हैं, वो उस वक्त इसी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद होंगे, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के लिए।
तो महाशपथ की तैयारी हो रही है और जिस तरीके से आपको बताएं कि 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, साथ ही साथ 4 पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। ये महाशपथ की तैयारी 4 पार्किंग, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि 4 पार्किंग यहां पर बनाई गई हैं। एसपीजी ने पूरे घेरे को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 250 वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। करीब 70,000 लोग इसमें शिरकत करेंगे, जिसके लिए व्यवस्था की जा रही है। दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। 250 वीवीआईपी, जिनमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहां पर शामिल हो रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी वहां पर शामिल हो रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ये तमाम वीवीआईपी लोग पहुंचेंगे शपथ ग्रहण के मौके पर। जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहां पर, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री में से काफी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये मेहमानों की लिस्ट है। वीवीआईपी मेहमान कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से, ऐसे में 23 मार्च यानी कि बुधवार को, अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। 23 मार्च यानी कि बुधवार को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि अब तक मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बीच मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सौरभ बहुगुणा, रितु खंडूरी, दिलीप रावत, राम सिंह केड़ा, दीवान सिंह बिष्ट, प्रीतम सिंह पवार, विनोद चमोली, दुर्गेश्वर लाल, बिशन सिंह जुफाल जैसे कई विधायकों ने पुष्कर धामी से मुलाकात की। तो मंत्रियों ने, आपको बता दें कि मुलाकात की है पुष्कर धामी से। मुख्यमंत्री आवास पर आज ये तमाम विधायक पहुंचे हुए थे और पुष्कर धामी से मुलाकात की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कई नए विधायकों को मौका मिल सकता है। 23 मार्च को धामी सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे और इनकी टीम यहां पर तैयार होगी। इस टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर मंथन भी हुआ है और तमाम नेताओं ने यहां पर पुष्कर धामी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि रितु खंडूरी, प्रेमचंद अग्रवाल, खजानदास, उमेश शर्मा काऊ, विनोद चमोली, मोहन बिष्ट को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये जो संभावित चेहरे हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम भी लगातार सामने आ रहा है। उनकी बात पुष्कर धामी के आवास पर वो पहुंचे हुए भी थे। और खजानदास देहरादून से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जिस तरीके से चुनावी दंगल में ताल ठोकी थी, उसके बाद का खजानदास ने जीत हासिल की। उमेश शर्मा का रायपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी यहां पर जीत हासिल की। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको कि माना जा रहा है कि वो पुष्कर धामी की टीम में। विनोद चमोली लगातार 2 बार से विधायक हैं। मोहन बिष्ट लालकुआं से बीजेपी के विधायक हैं। शपथ की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी मंत्रियों के भी कल ही शपथ लेने की उम्मीद है। की भी जिज्ञासा ठीक है, ये जिज्ञासा मेरी भी बनी हुई है और मुझे लगता है कि कल सुबह तक वो सब क्लियर हो जाएगा। उस पर काम चल रहा है, जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आशा है कि सभी शपथ लेंगे, अभी तक तो ये आशा है, लेकिन उस पर काम चल रहा है, बैठकें हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर निर्णय करेंगे, जैसे निर्णय आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि शपथ में कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि धामी की शपथ में कौन कौन से मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान के तौर पर वहां पर पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में। राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं तीसरे बड़े मेहमान के तौर पर और जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान के तौर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचेंगे पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि तमाम वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है।
तो ये धामी की शपथ के मेहमान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कौन कौन ये शपथ के मेहमान हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं। और चलिए बात करते हैं, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव के साथ ही रामपुर से सांसद आजम खान ने भी पद से इस्तीफा दिया है। दोनों ही विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे के साथ ही साफ हो गया कि अखिलेश यादव का फोकस अब राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सक्रिय विधायी राजनीति पर होगा। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बने रहे। अखिलेश यादव के साथ ही रामपुर संसदीय सीट से सांसद आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। आजम खान रामपुर शहर से विधायक चुने गए हैं। मतलब अखिलेश यादव और आजम खान की प्राथमिकता राष्ट्रीय राजनीति के बजाय प्रदेश पर शिफ्ट हो गई है। लाखों की तादाद में नौजवान साथी इस फैसले से बहुत ही उत्साहित हैं और खुश हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत का हिसाब किताब उत्तर प्रदेश में ही होगा। इससे पहले अखिलेश यादव सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे थे। तब माना जा रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद बने रह सकते हैं, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। माना जा रहा है कि पार्टी नेता नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव करहल सीट से इस्तीफा दे। हालांकि अखिलेश यादव के इस फैसले को मुलायम सिंह यादव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा सदस्य बने रहने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कहा था। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव के पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य जीते थे 2019 में और करहल से अभी 2022 का विधानसभा चुनाव वो जीत करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। ऐसे में उनके लिए ऑप्शन एक ही था कि वो विधानसभा अपनी रिटेन करते या लोकसभा से इस्तीफा देते। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सवाल उठ रहा था कि अखिलेश यादव 5 साल की कमी को 5 महीने में पूरा करना चाहते हैं। लिहाजा अब जब अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य बने रहने का फैसला किया है तो माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव 2024 और 2027 में बीते चुनाव जैसी गलती नहीं करना चाहते। वो विधानसभा में रहकर अपनी समाजवादी राजनीति को दिशा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं कि लोकसभा से अखिलेश यादव के इस्तीफे के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये भी आपको समझाते हैं कि इस्तीफे के क्या मायने हैं। नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होगी इनकी, प्रदेश की राजनीति पर इनका पूरा फोकस रहेगा। नेता के तौर पर छवि मजबूत होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। ये वजह मानी जा रही है जिस वजह से अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है। और अब आपको बता दें कि पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया था। अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया है। सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो सवाल है कि बीजेपी के साथ कौन है जिसने बीजेपी की मदद की, और क्यों समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही पार्टियां सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को बीजेपी के करीब बता रही हैं। सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीएसपी को निशाने पर लेते हुए साफ कहा था कि बीएसपी ने चुनावों में बीजेपी की मदद की। सवाल था
आखिर बीएसपी चुनावों में क्या कर रही थी। सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव के इसी आरोप पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जवाब आया है। मायावती ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि 2017 में सीएम योगी के शपथ ग्रहण के दौरान अखिलेश यादव की तस्वीरों और अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री को भी मायावती ने लपेट लिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ में अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है। ये जग जाहिर है। चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियां बीजेपी से करीबी को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठाती रही हैं और अब जबकि नतीजे आ चुके हैं तो दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है, जबकि दोनों ही पार्टियां 2019 में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी दंगल में लगातार जनता के जनमत के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूमी में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने कई घरों के दरवाजे बंद कर आग लगा दी है, जिससे 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है। घटना बीरभूम के रामपुर हाट की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर ममता सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा में 10 निर्दोष लोगों की मौत से स्तब्ध हूं। ये घटना साबित करती है कि ममता सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। तो लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे और चांदनी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।